फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो अपन ने जो अपनी एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास की 3rd चैप्टर धातु और अधातु अपन नोट से पढ़ रहे थे। ये नोट से पढ़ लिए, एग्जाम के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप बुक ना पढ़ो और ये पढ़ लो ना, पूरा क्वेश्चन आंसर आपके इसमें से हो जाएंगे कवर। और जो ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जो एमसीक्यू में आते हैं, जैसे कि ये सीजियम, ये वाले सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती ही आती है फ्रेंड्स। आप इनमें से देख लेना। और एक वो था जो एल्यूमिनियम और जिंक है, वो होती है अपने उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला, जो मैग्नीशियम होता है वो गर्म जल में तैरता है और कैल्शियम होता है वो ठंडे जल में तैरता है। अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो। अब अपने को अपन ने देखी थी इतने सारी धातु जो होती है वो सॉलिड होती है, बट एक मरकरी होती है वो कमरे के ताप पर द्रव होती है। चाकू से आसानी से क्या काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम, और लिथियम भी इसमें होता है। अपने इस बुक में दिया हुआ है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है। बट आप सोडियम और पोटेशियम तो पक्का याद ही रखना। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। चांदी और देखो साथ में कॉपर भी लगा रखा है इसमें ऑप्शन है, इसलिए अपन चांदी और कॉपर को सेलेक्ट करेंगे। ऊष्मा की चालक क्या होती है? लेड और मरकरी। जो अज्ञातवर्तीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को अज्ञातवर्तीय कहते हैं, क्योंकि अपन हथौड़े से पीट पीट कर उसको चौड़ा करते हैं। कुछ धातुओं को पीट पीट कर लंबे तार के रूप में खींचते हैं, इसको तन्यता कहते हैं। ये दोनों गुण चांदी और सोने में पाए जाते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? पहले तो आपको पता है सोडियम और जो पोटेशियम है उनको क्या करते हैं, वो चाकू से भी अपन काट सकते हैं। कोई भी पॉइंट आए तो अपन को ऐसे याद रखना है कि एक जो ये आए हैं ये किस काम के है। सोडियम पोटेशियम अपनी इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको चाकू से भी अपन काट सकते हैं। और ये क्या करती है? बहुत अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए इसको ये वायु के साथ क्रिया कर लेती है, इसलिए इसको अपन केरोसिन में डुबो के रखते हैं। जो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है वो पानी में केरोसिन में डुबो के रहते हैं, क्योंकि ये वायु के जो भी वायु के इसको बाहर निकालते तो वायु के साथ कॉन्टेक्ट आके आग लग जाती है। वायु से ये क्रिया करके आग उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन में डिप करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं, ये वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को इसमें केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अब देखो भाप के साथ आयरन, भाप में क्या होता है अपने को पता है, वाष्प में होता है थोड़ा सा जल, जो Fe है Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O हो गया। अब अपन को ये वाला 3 और 4 ये अभी नहीं देखना है, ठीक है। H2O हो गया, अब अपने देखना है क्या बनेगा, Fe3O4 ये बन गया, और H2। अब इधर देखते हैं H2 है, इधर भी H2 है ये वाला, ठीक है। H2 हो गया। Fe कितना है यहाँ पे Fe3 है, देखो ये Fe3 है तो अपन यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे अपन 3 लगा दिया, ठीक है। इधर 3 Fe हो गया, इधर भी Fe3 हो गया अपने पास, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन अपन 4 करेंगे, इधर अपन करेंगे 4, इसको 4 कर देंगे, इधर 4 करेंगे, 4 ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन 8 हो गए, तो अपन यहाँ पे 4 लगा देंगे, हाइड्रोजन 8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही जल कैल्शियम और पोटेशियम के साथ जल की क्रिया। अब अपने को पता है जो पोटेशियम होता है वो थोड़ा अभिक्रियाशील होता है, और जल के साथ क्रिया इसकी देखते हैं अपन क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ABCD 4 धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है, तो क्या परिणाम निकलता है? ABCD ऐसे क्या है, 4 धातु हैं अपने पास। तो देखो इसमें दिया हुआ है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। अब अपने को पता है ABC दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने को पता है क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम होती है। धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखिए। अब अपने को पता है यहाँ पे धातु के नाम तो दे नहीं रखा, पर अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ इसकी H2SO4 की रिएक्शन लिखिए। अब देखो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो धातु होती है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है, अपने को अच्छे से पता है। अब देखते हैं जो हाइड्रोजन ये है अपने क्या बोले, गैस निकलती है, और आयरन के साथ तनु इसकी अभिक्रिया लिखनी है, तो आयरन अपन ने लिख दिया और H2SO4 लिख दिया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन क्या है सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आता है,
और ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये इसको विस्थापित करके इसकी जगह Fe आ जाएगा, ये हटके इसकी जगह Fe आ जाएगा, तो FeSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? अब अपन देखते हैं जिंक। अब जिंक को डाला इसमें फेरस सल्फेट में, ये फेरस सल्फेट बना ना, इसमें जिंक डाला अपन ने, तो क्या है अपन को पता है जो जिंक होता है वो Fe से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है। तो क्या होगा, जो जिंक होगा वो Fe को हटा के यहाँ आ जाएगा, जिंक के सल्फेट के साथ इसको हटा देगा और इसकी जगह जिंक आ जाएगा और Fe मुक्त Fe जो है उसका अवक्षेप बन जाएगा। अभी मैं आपको सक्रियता श्रेणी की पूरी एक बता दूंगी लिखा हुआ। देखो ये श्रेणी ऐसे होती है, सबसे पहले होता कैल्शियम, सबसे पहले होगा कैल्शियम, फिर होगा सोडियम, फिर होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ उसको आराम से। सबसे पहला होगा कैल्शियम को सोडियम ने विस्थापित कर दिया, क्यों? क्योंकि यह अभिक्रियाशील ज़्यादा है, इसलिए जो जिंक होगा वो Fe को विस्थापित कर देगा। नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन है सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। अब आपने को पता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा Na2O H2O का निर्माण दर्शाइए। इन यौगिकों में से कौन से आयन उपस्थित होते हैं? ये तो बिल्कुल इजी है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु क्या है? यही सोडियम Na, ये तो आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या होगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 4 5 6 7 8 8 हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। ये 2 हो गया, ये तो 1s2 है ना, ये 2 का हो गया, 2 में 6 है, तो या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेता है तो क्या आ जाता है इसमें -2, ये इसका हो गया ऑक्सीजन -2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, 4 से ज़्यादा या 4 से कम लेना देना नहीं होता, तो ये 2 हो जो आसानी से इसमें पास आ सकता है। ऐसे सोडियम की और मैग्नीशियम की आराम से बना सकते हैं। और आयन को अपने को पता है जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे देते तो आयन बन जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेते तो वो आयन बन जाते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं परस्पर आयनिक आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। इस बंध में अत्यधिक ऊर्जा होती है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको इनका गलनांक उच्च होता है, इसीलिए ये देर से गलती है। निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज वे पदार्थ होते हैं जिसमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क क्या होते हैं देख लो, अब पूरी डेफिनेशन पूरे डिटेल से बता रही हूँ। ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण अत्यधिक सरल और उपयुक्त होता है अयस्क कहलाते हैं। ओनली धातुओं का ना काम आए ना तो अयस्क, और सारे जिसमें धातुएं अधातुएं सारी यौगिक के रूप में पाई जाती है वो खनिज रहते हैं। जो खनिज होते हैं वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, इसको गैंग कहते हैं। 2 धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, सोना और प्लेटिनम। जिंक मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों के लिए निम्न धातु के साथ गर्म किया जाता है तो इस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। अब अपने को पता है क्या मैंने आपको बताया था, कैल्शियम, फिर सोडियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील ये होगा मैग्नीशियम, फिर अभिक्रियाशील होगा जिंक, और सबसे कम क्रियाशील होगा कॉपर। तो बस आपको पता है ये इधर आ जाएगा। अगर अभिक्रियाशील करेगा जो मैग्नीशियम है वो दोनों को विस्थापित कर देगा, जो जिंक होगा वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, जो कॉपर होगा वो किसी को भी विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे कम अभिक्रियाशील होता है ये। कौन सी धातु को आसानी संसारित नहीं होती? सोना, चांदी और प्लेटिनम जो होते हैं वो आसानी से संसारित नहीं होती। मिश्र धातु क्या होता है? मैंने बताया आपको, 2 या 2 से अधिक धातुएं का समांगी मिश्रण होता है वो मिश्र धातु कहलाती हैं।